जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। अगर इस प्रैक्टिस सेट की बात करें तो यह प्रैक्टिस सेट जो है ना यूपीएसआई 2017 का है। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम डेट की तो 20/12/2017 के शिफ्ट थर्ड का पेपर है। राइट, आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। कह रहा है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को बताइए। सदा एक वचन में कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं। साथ ही हमने जो वचन पढ़ाया था आपको तो बताया था कि वचन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या होता है साथियों, किसी एक संख्या का बोध होता है ना, और जहाँ पे एक से अधिक संख्या का बोध होता है वहाँ पे बहुवचन होता है। अब साथियों कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो एक वचन होते हैं, कुछ तो बहुवचन होते हैं, कुछ साथियों ऐसे शब्द होते हैं जो सदा एक वचन होते हैं। अब सदा एक वचन का मतलब क्या है कि उनका बहुवचन नहीं बन सकता। ठीक है, और कुछ साथियों शब्द ऐसे होते हैं जो सदा बहुवचन होते हैं। राइट, तो इसमें कह रहा है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पहचानिए कि होश, ठीक है, लोग, फिर कह रहा है प्राण, बाल, सी में कह रहा है हस्ताक्षर, जनता, और डी में क्या कह रहा है प्राण वर्षा और जनता। देखिए एक बात समझिए, कह रहा है कि सदा एक वचन मतलब सदा एक वचन जो रहते हैं साथियों, जनता और वर्षा जो है ना ये सदा एक वचन रहने वाले शब्द हैं। अर्थात पहले का ऑप्शन नंबर डी सही है। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। कह रहा है मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। ठीक है, इसमें बताना है अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए हिंदी, स्थाई, हिंदू या दायित्व। ठीक है, अशुद्ध बताना है हमको इसमें। तो दूसरा में साथियों हमने क्या पूछा था आपसे क्वेश्चन कि मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध बताना है ना। तो हिंदी तो साथियों सही लिखा है, हिंदू भी सही लिखा है, दायित्व भी सही लिखा है, लेकिन स्थाई में क्या होता है यहाँ पर बड़ी की मात्रा होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। मतलब जो हमारा अशुद्ध वाक्य कौन सा है, स्थाई है ना। जैसे अब बात करते क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है जैसे नागनाथ वैसे, अब इस लोकोक्ति को पूर्ण करना है तो होगा सापनाथ ना। जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ। ठीक है, तो हमारी लोकोक्ति यहाँ पे पूर्ण हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साथियों कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग पहचानिए। मतलब कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, कृष्णा होगा कि कृषा होगा कि कृष्ण होगा कि कृष होगा। देखिए साथियों कृष्ण तो खुद क्या है, एक पुल्लिंग है। ठीक है, तो इसका होगा साथियों कृष्णा। तो कृष्णा हमारा क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कहता है कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत बार पूछा गया है कि जो मुंशी प्रेमचंद्र हमारे ना ये कथा सम्राट हैं, इनका वास्तविक नाम क्या है। इनको हम किस नाम से जानते हैं, धनपत राय के नाम से कि जीवन राय के नाम से कि श्रीपत के नाम से कि अमृत राय के नाम से। तो साथियों जो हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी है ना, ठीक है, ये हमारे धनपत राय जी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इनका वास्तविक नाम क्या है, धनपत राय है। ठीक है, देखिए कंक्लूजन में क्या कह रहा है कि कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय था। ठीक है, क्या था, धनपत राय था। इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी के निकट लुमही नामक गांव में हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम अजायब राय तथा पुत्रों के नाम अमृत राय तथा श्रीपत राय था। तो हमने मुंशी प्रेमचंद के वास्तविक नाम के बारे में क्या बताया कि इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका जन्म कहाँ हुआ था साथियों, इनका जन्म वाराणसी के निकट जो है लम्ही नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था, 31 जुलाई 1880 को। राइट, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वर्तनी संबंधी सही शब्द बताइए। अभिनेता सही होगा कि उन्नति होगा कि अवनति होगा कि पूर्ति होगा। तो इसमें क्या सही शब्द को बताना है। ठीक है, अभिनेता साथियों, अभिनेता भपे छोटी की मात्रा होती है ना, तो ये तो गलत है। उन्नति ऐसे तो लिखा नहीं जाता, तो ये भी गलत है। अवनति, ठीक है साथियों, ये भी गलत है। लेकिन पूर्ति साथियों हमारा बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, देखिए अभिनेता में जो भपे बड़ी की मात्रा हमने बताया, भपे छोटी की मात्रा हो जाती है। अवनति जिसे होता पर बड़ी की मात्रा है तो इसमें आपकी छोटी लघु ई आ जाती है। उन्नति, ठीक है, जिसपे तपर बड़ी की मात्रा है, ठीक है, तो हमारे तपर छोटी की मात्रा होती है। तो ये तीनों हमारे क्या है, अशुद्ध हैं। लेकिन जो पूर्ति है ना साथियों ये बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, तो छठवां का ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहा है लुटिया शब्द का बहुवचन बता दीजिए। लुटिया का बहुवचन क्या होता है। तो जो लुटिया का बहुवचन होता है साथियों ना, वो होता है लुटियाँ। लुटिये नहीं होता है साथियों, ये गलत है। लुटिया भी नहीं होगा, लोटे भी नहीं होगा, लुटियाँ होता है। क्या होता है, लुटियाँ होता है। राइट, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में मुहावरा दिया गया साथियों, बताया कि पूछ रहा है कि आनाकानी करना, इसका मुहावरे का सही अर्थ बता दीजिए। तो होता है इसका टाल मटोल करना। नहीं कहते कि बहुत आनाकानी कर रहे हो मतलब टाल मटोल कर रहे हो। ठीक है, तो आनाकानी करना मतलब टाल मटोल करना। राइट, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है।
जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है? बताइए, ग्राम है कि पुरस्कार है कि ममता है कि गुंडा है? तो जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी साथियों ना वो ग्राम है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती है। तो पहली कहानी कौन सी है? ग्राम है। और अंतिम कहानी कौन सी है? सालवती है। जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी युग के बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही है ना। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम और अंतिम कहानी क्या बताया? सालवती बताया, राइट। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है साथियों, किस भाषा के लिए सन 1995 में, ठीक है, उन साहित्य अकादमी MT वासुदेव नयन, सॉरी साथियों, देखिए फिर से कह रहा है, किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार MT वासुदेवन नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इनको साथियों जो है ना मलयालम के लिए, मलयालम भाषा के लिए सन 1995 ईस्वी में साहित्यकार MT वासुदेवन नारायण को क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कह रहा तरंग शब्द का सही समानार्थी बता दीजिए। तरंग का क्या होता है साथियों? उर्मी होता है। क्या होता है साथियों? उर्मी। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है ना। तो कह रहा दिए गए विकल्पों में तरंग का समानार्थी शब्द उर्मी होगा। तुरंग का समानार्थी घोड़ा होता है भाई साथियों, तो घोड़ा को ही तुरंग बोलते हैं ना। तो तुरंग का समानार्थी क्या होगा? घोड़ा होगा। केकी का समानार्थी कोयल होगा। और अटली जो है जंगल का समानार्थी होता है। अटली किसका होता है? सॉरी, अटवी किसका होता है? जंगल का समानार्थी होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, भक्तिन खालिस्तान का प्रसिद्ध खालिस्तान रेखा चित्र है, ठीक है, फिर इन द ब्लैंक्स करना है। तो महादेवी वर्मा, ठीक है, का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, माखन लाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो उनको साथियों हिम तरंगिनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो ये कह रहा है माखन लाल चतुर्वेदी को, ठीक है, सन 1955 ईस्वी में उनका काव्य कृति हिम तरंगिनी के लिए, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष में से हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कारों का शुभारंभ भी हुआ था। अन्य विकल्प चतुर्वेदी की काव्य रचना है, ठीक है। चलिए हम बात करें, अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। अधजल गगरी पलटत जाए, ये तो बिल्कुल गलत है। अधजल गगरी छलकत जाए सही होता है ना। इसमें हमें सही लोकोक्ति बताना है। आगे कह रहा है साथियों, आगे कुआं पीछे खाई, ये भी गलत है, ये तो सही है। अपनी गाड़ी अपने हाथ, ये भी सही है। ऊंची दुकान फीका पकवान, ये भी लोकोक्ति से, मतलब इसमें अशुद्ध पूछा है, मतलब गलत पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो कह रहा है प्रस्तुत विकल्पों में अधजल गगरी पलटत जाए, ठीक है, जो कि छलकत जाए होती है, तो ये हमारी क्या है? गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? मतलब अर्थालंकार है नहीं, ठीक है, यानी शब्द अलंकार होगा। तो श्लेष अलंकार, हमने बताया साथियों जो श्लेष अलंकार होता है इसका अर्थ ही होता है चिपकना, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? तो श्लेष जो है अर्थालंकार नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? उपमेय का, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो, ठीक है, या उपमेय में उपमान की कल्पना हो। तो साथियों क्या होता है इसमें कि जहाँ पे उपमेय में उपमान की कल्पना हो ना, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। उपमेय में उपमान की कल्पना। अब साथियों हमने बताया था आपको उपमा अलंकार के अंतर्गत कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, ठीक है। जैसे आगे कह रहा है, इसे कंक्लूजन की बात करें, कह रहा है जब उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है तब वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बोधक शब्द जैसे मानो, मनु, जानो, जनू, ठीक है, ये सब इसकी पहचान होती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, कह रहा है यथा मुख बाल रवि सम लाल होकर, ठीक है, ज्वाला सा बोधित हुआ। अब देखिए सा आया ना, जैसे फिर कहते हैं कि मुख बाल रवि सम लाल होकर, तो जो सम, ठीक है, सा, सरिस, ये सब क्या है साथी, इसकी ये पहचान, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यह मास जो चंद्रमा की खालिस्तान के अनुसार गिना जाता है वह खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? तो वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार, भाई चंद्रमा गति करता है ना, तो उसकी गति के अनुसार जो गिना जाता है ना, वो क्या कहलाता है? चंद्रमास कहलाता है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा परफेक्ट है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। कह रहा है वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है? बताइए भाई, वृष भानुजा जो है राधा जी को कहते हैं। वृष भानुजा काहू को बेटी, ठीक है, आप पढ़े होंगे अलंकार में। तो वृष भानुजा राधा जी को कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है साथियों, बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा कौन सा है?
ठीक है। तो 9 दिन चले 2.5 कोस, नहीं कहते 9 दिन चले चले 2.5 कोस, मतलब क्या है, बहुत सुस्ती से आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तो ए सही हुआ। अगला कह रहा है हरिशंकर परसाई जी किस तरह के साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। जो हरिशंकर परसाई जी हैं उनकी किस तरह की साहित्य रचना के लिए वो जाने जाते हैं, वो साथियों व्यंग्य रचना के लिए, ठीक है, जाने जाते हैं, राइट। कंक्लूजन में कह रहा है हरिशंकर परसाई जो है हिंदी साहित्य के व्यंग्य रचना कर्म के लिए जाने जाते हैं। सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठीक है, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना और अंत में इत्यादि जो है परसाई जी की प्रसिद्ध रचनाएं। कौन कौन से साथियों बताया? सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना और अंत में, ठीक है, इत्यादि। ये सब किसके? परसाई जी की प्रसिद्ध रचनाएं है ना। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, कह रहा है भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, खाली स्थान रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताते हैं। मतलब क्या? अग्र का विलोम आपसे पूछा है, ठीक है। तो अग्र का विलोम क्या होता है साथियों? अग्र का विलोम तो पश्च होता है। अग्र मतलब आगे, पश्च मतलब पीछे, सिंपल सा। फिर कह रहा है आदर देने एवं बड़प्पन देने हेतु किस वचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो साथियों बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी आ रहे हैं, ठीक है, तो हमने उनको क्या किया? आदर दिया। तो वही कह रहा है आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग करते हैं? तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 साथियों क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। देखिए कह रहा है मैंने सामान वही रखा था, ठीक है, ये भी नहीं है। मैं सामान वही रखा था, मैंने वही सामान रखा था, मैंने वही सामान रखा होगा। अब क्या कह रहा है? क्या है? संदिग्ध भूतकाल, जहाँ पे संदेह की भावना होती है, ठीक है। तो मैंने सामान वही रखा होगा, संदेह है ना, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है ना। यार प्रस्तुत वाक्य संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। क्रिया का वह रूप जो भूतकाल में कार्य व्यापार की संदिग्धता का बोध कराए, मतलब वहाँ क्या संदिग्धता का बोध होता है, ठीक है, वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे हमने बताई थी। आप क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, कह रहा है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, मतलब स्त्रीलिंग होना चाहिए। देखिए साथियों एक चीज़ तो हमने आपको बताया था, जब लिंग पढ़ा रहा था तो हमने बताया था ना कि देखिए जो वर्ण होते हैं ना ये हमारे पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन छोटी ई और बड़ी ई ये क्या हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। और ऋषि को भी बताया था, छोटी ई बड़ी और ऋषि जो हमारे क्या है स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं ना। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर तो सी सही हो गया, क्योंकि हमने बताया छोटी ई और बड़ी ई क्या होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ठीक है। और बाकी जितने वर्ड होते हैं सब पुल्लिंग होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, कि संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? अब बताइए। नुक्ता, तो नुक्ता तो भाई लगता नहीं है संगम में। रेफ मतलब जो ऊपर ऐसे रह होता है उसको रेफ रूप कहते हैं, वो भी सही है, ठीक, उसमें तो है नहीं इसमें। फिर अनुनासिक या अनुस्वार, एक बात बताइए साथियों, संगम, ठीक है, संगम, तो संगम में साथियों एक अंक की मात्रा होती है, न कि चंद्र बिंदु होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या है अनुनासिक इसमें अशुद्धि है, ठीक है। तो हमारा कौन सा इसका ऑप्शन नंबर सी सही है ना। तो संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? संगम शब्द में अनुनासिक की क्या है? अशुद्धि है, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, कह रहा हुई वीरता की खाली स्थान, हुई वीरता की खाली स्थान के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण कीजिए। इस पंक्ति को पूर्ण करना है तो होगा हुई वीरता की संपन्नता, ठीक है, हुई वीरता की संपन्नता के साथ सगाई, ये तो गलत है। फिर कायर के साथ, ये भी गलत है। वीरांगना के साथ सगाई, नहीं साथियों, वीरांगना तो खुद स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो हुई वीरता की, ठीक है, वैभव के साथ सगाई झांसी में, ठीक है। कंक्लूजन में यही कह रहा ना कि प्रस्तुत पंक्तियों में सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी कविता में लिखी गई है जो इस प्रकार है कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, अतः प्रयुक्त पंक्ति में रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द होगा? वैभव जो है सबसे स्पष्ट और उचित है, मतलब कौन सा है? 26 का ऑप्शन नंबर बी सही है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, कह रहा है संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। संघ की भाषा क्या होगी? हिंदी, और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। जो आज की डेट में साथियों जो हिंदी हम लिखते हैं ना जो भाषा, वो हमारी देवनागरी लिपि होती है, ठीक है। उपयुक्त प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? मतलब आर्टिकल पूछा है, किस आर्टिकल में, ठीक है। तो यह जो साथियों ने आर्टिकल 343 फर्स्ट में, ठीक है, 343 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत आता है, ठीक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, कह रहा परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? परिमाणवाचक क्रिया के होने के समय का, तो साथियों समय का तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि परिमाण का मतलब नाप तौल से संबंधित है। स्थान का तो साथियों ये भी नहीं होगा। क्रिया की रीति का, जैसे पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ना, ठीक है।
तो ये सब साथी रीति का भी नहीं होगा, स्थान का भी नहीं होगा, और समय का तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात परिमाणवाचक विशेषण के द्वारा किसका बोध होगा, क्रिया के नाप तौल का बोध होता है ना। आइए साथियों हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। देखिए 29 से लेके 31 तक जो हमारे प्रश्न हैं, यानी 29, 30, 31, ठीक, ये 3 प्रश्न हमारे गद्यांश से हैं। पढ़ते हैं इसको। रस के मूल भाव को स्थायी भाव कहते हैं। रस के मूल भाव को क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। यह चित्त का स्थायी मनोविकार है जो विरोधी अथवा अविरोधी, प्रतिकूल तथा अनुकूल दोनों प्रकार के स्थितियों को क्या करता है, आत्मसात कर निरंतर विराजमान रहता है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए रस के मूल भाव को स्थायी भाव कहते हैं। यह चित्त का स्थायी मनोविकार है जो विरोधी अथवा अविरोधी, प्रतिकूल अथवा अनुकूल, ठीक है, दोनों प्रकार की स्थितियों को आत्मसात कर निरंतर विराजमान रहता है। प्रत्येक रस के पृथक पृथक स्थायी भाव होते हैं, वो तो सब जानते हैं। ठीक है, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव से घिरे स्थायी भाव ही इस रस दशा को प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं। तो साथियों क्या बताया था, स्थायी होते हैं, बताया था ना गद्यांश में। फिर क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है खाली स्थान स्थायी भाव कहलाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। क्या कहलाता है साथियों, तो जो रस का मूल भाव है ना, रस का मूल भाव वही हमारा स्थायी भाव कहलाता है। राइट, कह रहा है साथियों मनोविकार शब्द का उचित संधि विच्छेद कीजिए। तो मनोविकार का साथियों होता है मनः प्लस विकार, मतलब ये क्या है, विसर्ग संधि है। ठीक है, हमने बताया साथियों संधि के बारे में। संधि हमारे 3 तरह की होती है, कौन कौन सी, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो यहाँ मनः प्लस विकार मतलब ये हमारी विसर्ग संधि है। राइट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। कह रहा है संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। साथियों संचारी भावों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है ना। समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। उपयोगी, ठीक है, उपादेय या इष्टकार, काक का सारंग या मयूर, पुष्कर का जलाशय या ताल, भूमि का मही या धरा। इसमें क्या करें, अनुपयुक्त मतलब जो गलत है उसको चुनना है ना। तो उपयोगी का उपादेय और इष्टकर सही है। ठीक है, फिर कह रहा है पुष्कर का जलाशय और ताल, ये भी सही है। भूमि का मही और धरा, ये भी सही है। लेकिन काक का साथियों सुरंग, मयूर तो नहीं होता साथियों, मयूर तो मोर का होता है, यानी ऑप्शन नंबर भी सही हो गया हमारा। ठीक, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है साथियों निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। इस पंक्ति में अलंकार बता देना साथियों, कौन सा अलंकार है, विभावना है कि विशेषोक्ति है कि विरोधाभास है कि उपमा अलंकार। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। राइट, इसमें साथियों जो हमारा है विभावना अलंकार है। अच्छा, विभावना अलंकार होता क्या है, यहाँ साथियों बिना कारण के काम हो जाता है। ठीक है, बिना कारण के काम हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसने वहाँ पहुंचकर शोर मचाया, उसका घर मेरे को मालूम नहीं। साथियों ये मेरे को, तो ये तो गलत है। ठीक है, क्यों सर्वनाम बताया ना, सर्वनाम में तेरे को मेरे को नहीं चलता, तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो गई। मैंने यह कब बोला, ठीक है, ये भी गलत है। मैंने यह कब बोला, ठीक है, मेरे से मत उलझो, ये भी साथियों गलत है। मतलब सही हमारा क्या, उसने वहां पहुंचकर शोर मचा दिया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। राइट, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। कह रहा आयत किस शब्द का विपरीत, मतलब आयत का विलोम बताना है। ठीक है, इसका होता है साथियों, सॉरी आयत बोल रहे हैं ना साथियों, ये तो आयात है। ठीक है, आयात का विलोम बताना है। तो आयात का विलोम क्या होता है साथियों, निर्यात, यानी एक्सपोर्ट का क्या होता है, इम्पोर्ट होता है ना, आयात का निर्यात हुआ। राइट, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, कह रहा है माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है। तो ये साथियों राम वृक्ष बेनीपुरी की है। माटी की मूर्तें किसकी हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी जी के ना। राष्ट्र की खाली स्थान में ही देशवासियों की खाली स्थान निहित है, वाक्य पूर्ण करना है। इसमें साथियों प्रगति और उन्नति आएगा, जैसे मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। कैसे कि राष्ट्र की प्रगति में ही देशवासियों की उन्नति निहित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि जानी घनश्याम, ठीक है, जानी घनश्याम घनश्याम को नाची उठे वन मोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें साथियों भ्रांतिमान अलंकार, मतलब भ्रांतिमान में क्या होता है, भ्रम की स्थिति पैदा होती है ना। कह रहा है प्रस्तुत पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार प्रयुक्त है अतिशय समता के कारण, जहाँ उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए, पता ना भ्रम की स्थिति होती है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। यहाँ श्याम अर्थात कृष्ण और घनश्याम यानी काले बादलों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ठीक है,
हो जाने के कारण जो है मोर क्या करें, नृत्य करने लगी हैं। तो मतलब जनि जनि श्याम घनश्याम को ऊँची नाची उठे वन मोर, इसमें कौन सा है, भ्रांतिमान, क्योंकि क्या है इसमें साथियों, भ्रांत भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट है, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण बता दीजिए साथियों। अचानक वर्षा होने लगी, कैसे होने लगी, अचानक होने लगी, अर्थात इसमें क्या है साथियों, रीतिवाचक है। ठीक है, परिमाणवाचक को पहचानना है तो वाक्य में कितना लगा के क्वेश्चन करिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पहचानना है तो वाक्य में आप कहाँ लगा के क्वेश्चन करिए, और कालवाचक क्रिया विशेषण को साथियों पहचानना है तो वाक्य में आप कब लगा के क्वेश्चन करिए, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कालवाचक है कौन सा है। ठीक है, रीतिवाचक विशेषण की साथियों कैसे पहचान करते हैं, इसमें साथियों हम कैसे लगा क्वेश्चन करेंगे। रात को अचानक वर्षा होने लगी, आप क्वेश्चन करिए कैसे लगा कि रात को कैसे वर्षा होने लगी, तो उत्तर मिला कि अचानक वर्षा होने लगी। ठीक है, तो हमारा क्या ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। ठीक है।